न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जब से देश के प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी ने अपनी मोहर तीसरी बार लगा दी है, सवाल ये उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, जिनको इस बार मैजिक लेस परिणाम मिले हैं, जिनका ग्राफ अब गिरने लगा है, जिनकी लहर अब खत्म हो चुकी है, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी अब कौन संभालेगा। दरअसल सीधी सी बात है कि बिल्ली के गले में घंटी अब कौन बांधेगा। इस तरह की बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कोई भी व्यक्ति आता है, उसके पास कई बड़ी चुनौतियां होंगी। लेकिन ये चुनौतियां जो हैं, ये चुनौतियां जो हैं, क्या वाकई में होंगी? क्योंकि चुनौतियां तो पहले से ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास जा चुकी हैं, वो उससे घिर चुके हैं। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के नाम पर जेपी नड्डा को जब से बनाया गया, वो सिर्फ एक डमी अध्यक्ष के तौर पर दिखते रहे। कुछ जगह पर फोटो खिंचवाते हुए, कुछ जगह पर नरेंद्र मोदी को फूलों का गुलदस्ता देते हुए। अक्सर उनकी ड्यूटी कुछ इसी तरह से प्रोटोकॉल में लगा दी गई। इससे ज़्यादा बड़े फैसले लेने वाले काम जेपी नड्डा को नहीं मिले। जो भी फैसले हुए अमित शाह ने खुद लिए। यहाँ तक कि कुछ बड़ी ऐसी बैठकें जहाँ पर कैमरा जाना भी ज़रूरी था, जेपी नड्डा का होना भी ज़रूरी था, और जिनसे प्रोटोकॉल के हिसाब से अध्यक्ष मीटिंग कर रहा है, वो व्यक्ति भी अगर वहाँ बैठे हैं तो उसमें कौन? हमेशा अमित शाह मौजूद रहे। अमित शाह अपने ही स्तर पर तमाम बातें करते रहे। गठबंधन किसी से करना है, नहीं करना है, ये सारी फॉर्मेलिटीज सिर्फ उन्होंने की। ऑफिशियली नड्डा थे सीट पर, अनऑफिशियली अमित शाह थे। जी, जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, आपको याद होगा कि उससे कुछ वक्त पहले का जो समय था, वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह वहाँ पर बने हुए थे। उससे पहले वो अध्यक्ष थे क्योंकि वो मिनिस्ट्री में आ गए, लेकिन मिनिस्ट्री में आने के बाद भी उन्होंने कोई अध्यक्ष नहीं चुना था। तो वो जो थोड़ा समय था, उसमें काफ़ी लंबे वक्त तक अमित शाह खुद ही रहे। लेकिन यहाँ पर बहुत लंबे समय तक वो कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रह सकते थे, उनको किसी को चुनना ही था, तो उन्होंने जेपी नड्डा को चुन लिया। वो जेपी नड्डा जो कि पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, अब फिर से स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, क्योंकि अब उनको टेन्योर आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब उसूल के मुताबिक इनको नया अध्यक्ष चुनना ही होगा। अब जो चुनना है अध्यक्ष, वो कौन हो सकते हैं, ये भी समझना होगा। क्या वाकई में जेपी नड्डा जिस तरह से शक्तिविहीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, इसी तरह के बॉक्स में कोई और फिट हो सकता है? इसकी तलाश जारी है। खास तौर से उस वक्त में जब मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे डाली है। मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी की नींदें अब खराब कर दी हैं। दो चीज़ें बहुत बड़ी घट गई हैं बीजेपी में, एक चुनाव से पहले और एक चुनाव के बाद। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत को धमकी दे दी थी कि मैं मुंह खोलूंगा तो ना जाने किस किस के राज खुल जाएंगे, मुझे बोलने मत दीजिए, चुप ही रहने दीजिए। इस तरह का कुछ उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बोला था। जिनके वो राज खोलना चाहते थे, उन्होंने चुनाव प्रचार के बाद में, चुनाव के परिणाम होने के बाद में जो ग्राफ गिरा मोदी का, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने भी कह दिया अहंकार से भरा हुआ चुनाव प्रचार था, अहंकार नहीं करना चाहिए, किस तरह युद्ध के स्तर पर चुनाव लड़ा जा रहा था। इस तरह की बातें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही। मोहन भागवत उतने वोकल नहीं हुआ करते थे, इतने इंटरव्यूज़ देते हुए या इतनी बात करते हुए अक्सर दिखाई नहीं देते थे। आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और देखिएगा मोहन भागवत के वीडियो कितने कितने लंबे अंतराल में दिखाई देते हैं आपको। मोहन भागवत अक्सर मीडिया से दूर ही रहा करते थे। मुझे याद है कई साल पहले जब मैंने मोहन भागवत का एक टीवी चैनल के लिए इंटरव्यू किया था, तब भी वो बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे एक इंटरव्यू के लिए। मैंने जब बोला तो किसी तरह से मैंने उनकी कुछ बाइट ली थी जो उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वही मोहन भागवत आज खुलकर इतना बोल रहे हैं। ना सिर्फ आज बोल रहे हैं, बल्कि इससे पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बोले थे, खुलकर बोले थे। नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्टली ताने भरे शुभकामनाएं भी देकर चले गए थे। नरेंद्र मोदी बिल्कुल खुश नहीं थे। मोहन भागवत ऐसा लग रहा था जैसे कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बेवजह बिना बुलाए आ गए हैं, लेकिन आ गए थे। नरेंद्र मोदी को यहाँ पर उनका दखल बिल्कुल पसंद नहीं आया।
चुनाव में भी इसका असर बड़ा दिखाई दिया। आरएसएस ने अपने हाथ खींच लिए। नरेंद्र मोदी जब नागपुर मिलने गए तो गडकरी और मोहन भागवत मिले भी नहीं थे। 24 घंटे रहने के बाद भी, पहले ही चरण के बाद, जिसमें यह खबर मिल चुकी थी कि आरएसएस के पन्ना प्रमुख अब उतने एक्टिव नहीं हैं, उसके बाद उनसे वो मुलाकात भी नहीं हुई। नरेंद्र मोदी वापस आ गए, चुनाव परिणाम गिरते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी आज खुद जानते हैं कि देश की और कितनी सीटें ऐसी हैं जहां पर टक्कर की चुनौतियां थी और जो वोट का अंतर है वो बहुत कम है, और ऐसी परिस्थितियों में कई सीटें उन्होंने जीती हैं किसी तरह से लास्ट मोमेंट पर मैनेज करके। अगर वो सीटें वो नहीं जीतते तो इस बार उनके हाथ से सत्ता जानी तय थी। तो ये सच आपके सामने भले ही सीटों के गणित में ना दिख रहा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद जानते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात सुनने वाला हो, ये जरूर होना चाहिए। तो ऐसे में जो नाम सामने निकल के आ रहे हैं वो कौन हो सकते हैं? कभी भी बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष के पद पर कोई महिला नहीं रही है। स्मृति ईरानी इस वक्त बिल्कुल खाली हैं क्योंकि चुनाव हार चुकी हैं। अमेठी से उनकी विदाई हो गई है। विदाई बिल्कुल उस तरह से हुई जैसे कि रो पीट कर हुई हो, क्योंकि इसी बीच में स्मृति ईरानी की अच्छी खासी बहस योगी आदित्यनाथ से भी हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ की भी अच्छी खासी क्लास लगाई जा चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में स्मृति ईरानी, जो कि हमेशा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ही दिए हुए काम पर अपने आप को साबित करती रही हैं, तो वो यहाँ पर उनका नाम भी चल रहा है। स्मृति ईरानी अगर अध्यक्ष बनती हैं तो वो क्या करेंगी? दरअसल वो कुछ नहीं करेंगी। वो करेंगी तो सिर्फ इतना कि जैसे जेपी नड्डा फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े रहते थे, और उसके अलावा जो भी कुछ प्रोटोकॉल में जेपी नड्डा ने किया वही वो करेंगी। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को लेकर तमाम तरह की मीडिया और सोशल मीडिया में जो चर्चाएं रहती हैं, इन बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश जाहिर सी बात है कि कोई भी नहीं करना चाहेगा। ऐसे में स्मृति ईरानी का नाम भी काफ़ी हद तक कमज़ोर दिखाई दे रहा है इस पद के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति चाहिए इस पद पर जिसकी आरएसएस के साथ थोड़ी बहुत अच्छी रही हो, जो आरएसएस पे अपना इन्फ्लुएंस बना सके, जो आरएसएस के कुछ नेता हैं जिनसे अपना काम करवा सके। डे टू डे रूटीन में अमित शाह और नरेंद्र मोदी आरएसएस में बात करते दिखे, ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि इस बार सरकार पहले ही उनके लिए चुनौती भरी है। ऐसी परिस्थिति में उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने दम पर आरएसएस में कुछ फोन कॉल्स करके काम करवा सके। तो ये परिस्थिति एक सामने है। अब यहाँ पर आरएसएस में इन्फ्लुएंस वाले चेहरे कौन से हो सकते हैं? सुनील बंसल, जो कि लंबे वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी देखते रहे, योगी आदित्यनाथ की नाक में दम करते रहे और अमित शाह के लिए दिल्ली के लिए बेसिकली उत्तर प्रदेश में बैठकर काम करते रहे। तमाम ऐसे खास काम जो कि दिल्ली उत्तर प्रदेश सरकार से कराना चाहती थी, योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में वही करते थे। उस 5 साल के कार्यकाल के दौरान दिल्ली को कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी क्योंकि सुनील बंसल वहां थे। लेकिन जब सुनील बंसल को दूसरे राज्य में भेज दिया गया, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद ये क्राइसिस भी सामने आने लगे थे। उत्तर प्रदेश के साथ में दिल्ली की केमिस्ट्री नहीं बन पाई आज तक, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अच्छे खासे खड्डे में जाकर गिरना पड़ा है। यहाँ पर और भी सीटें थी जो बहुत ही क्लोज मार्जिन में जीती गई हैं। अगर वो सीटें भी हार जाते तो बीजेपी के लिए पहले ही शर्मनाक हार है और ज़्यादा शर्मनाक हो जाती। अब बड़ा सवाल ये है कि सुनील बंसल क्या वाकई में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ में अच्छी केमिस्ट्री के साथ काम कर पाएंगे? तो जवाब है हाँ, क्योंकि सुनील बंसल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए, जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी उनके तमाम कोऑर्डिनेशन का काम वही करते थे, तो यहाँ पर भी वो करेंगे। इस बीच में उनको पश्चिम बंगाल जैसे राज्य से भी घुमाया गया है, मतलब वहाँ पर भी उन्हें ले जाया गया है। तो जब आप शिखर से नीचे की तरफ जाते हैं और तमाम चुनौतियों से घिर जाते हैं, फिर उसके बाद अगर आप अपग्रेड होने की कोशिश करते हैं तो आप किसी भी कंडीशन पर उस डील को ज़रूर करेंगे। अब एक नाम है यहाँ पर विनोद तावड़े का। विनोद तावड़े का भी आरएसएस में इन्फ्लुएंस है, कई लोगों के साथ उनकी अच्छी बनती है हर स्तर पर। ऐसे में विनोद तावड़े का भी एक ऐसा नाम है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आगे आ सकता है, क्योंकि विनोद तावड़े को भी कई राज्यों की जिम्मेदारी मिल चुकी है, हरियाणा की भी जिम्मेदारी मिल चुकी है और अभी हरियाणा में चुनाव भी है। 30 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल का समय जो है वो खत्म हो रहा है जेपी नड्डा का। ऐसे में ज़्यादा वक्त भी नहीं है, सरकार पहले से ही चुनौतियों से घिरी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी को किसी भी तरह जल्द से जल्द अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव करना होगा, क्योंकि इस बार कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अगर अमित शाह फिर आते हैं, क्योंकि वो खुद होम मिनिस्टर हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ये चीज़ें मुमकिन होने नहीं वाली हैं।
उनको सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मिल जाता है तो ये सामने होगा। कुछ और नाम थे जिनकी चर्चाएं काफ़ी ज़ोरदार तरीके से चल रही थी, जैसे भूपेंद्र यादव जिनको मंत्रालय मिल चुका है तो उनका नाम वैसे ही इस लिस्ट से आउट हो जाता है। एक और नाम है अनुराग ठाकुर, जिनको इस बार मंत्रालय में कहीं जगह नहीं मिली है, लेकिन अनुराग ठाकुर एक ऐसे नेता हैं जो कि उस लॉबी में, अमित शाह नरेंद्र मोदी की लॉबी में अपनी जगह मजबूत रखते हैं। उसकी कुछ वजह हैं, जैसे कि जय शाह। अनुराग ठाकुर लंबे वक्त तक बीसीसीआई का काम कैसे संभालते रहे हैं, खेल मंत्री रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में उनकी एक अच्छी केमिस्ट्री देखी गई है जय शाह के साथ भी, और इसका लाभ यहाँ पर अनुराग ठाकुर को काफ़ी हद तक मिल सकता है। युवा हैं और अभी उनके पास कई सारी स्थितियाँ ऐसी हैं जो पाने के लिए उन्हें दौड़ भाग अगर करनी भी पड़े और उनको जो ऑर्डर दिए भी जाएं उसको सबको वो मानेंगे चुपचाप। तो अनुराग ठाकुर इस जिम्मेदारी को लेने से पीछे नहीं हटने वाले अगर उन्हें मिलती है तो ये तमाम वो नाम हैं जिनकी चर्चाएं आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है इसके अंदर, 6 राज्य ऐसे हैं इस वक्त बीजेपी के जिनके प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। ये वो 6 राज्य है क्योंकि पिछले इन दिनों में जिस तरह से चुनाव के परिणाम सामने आए हैं निकलकर और बीजेपी की हालत खराब हो गई है, सत्ता हाथ से फिसल रही है, इसे वापस कब्जे में करना है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इतना बड़ा बदलाव अब बीजेपी के लिए काफ़ी कुछ सवाल खड़े कर रहा है कि जो अब बदलाव होगा, गिरती लहर, गिरता मैजिक और अब चुनौतियों से भरी हुई स्थितियां, विपक्ष का मजबूत होना, विपक्ष का एक जान डाल के वापस से एक रिफ्रेश मोड में सामने आ जाना, ये तमाम चुनौतियों के साथ में जो राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको बदलने की बात की जा रही है, अब ये सवाल है कि उनको जब बदला जाएगा तो क्या वाकई में बीजेपी अपनी ग्रिप वापस कर पाएगी या नहीं। क्योंकि कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए अब जो स्थितियां हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने, वो केंद्र में कभी नहीं आई हैं। ये पहली बार हुआ है। एक नाम के साथ में लंबे वक्त तक सत्ता का सुख वो भोग चुके हैं, अब आगे रास्ता उतना आसान नहीं होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।